हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। हमने देखा था कि होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा था। इंटरमीडिएट के बाद में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा था कल के लेक्चर में। ठीक है, तो पहला इफेक्ट था आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड आता आपका रेजोनेंस और थर्ड आता आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आज हम अगले इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बारे में। तो हेडिंग लगाइए रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस क्या होता है? देखो, रेजोनेंस कि सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि जरूरत ही क्यों पड़ती है रेजोनेंस, हम पढ़ते क्यों है रेजोनेंस। देखो, कोई भी कंपाउंड होता है उसका एक स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर जब उसकी पूरी प्रॉपर्टी शो ना कर पाए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका एक स्ट्रक्चर जब उसकी पूरी प्रॉपर्टी ना शो कर पाए कंपाउंड की, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं एक फिनोमेना, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। अलग अलग टाइप के उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है रेजोनेंस? हमने देखा, पहले तो हमने देखा कि रेजोनेंस पढ़ते क्यों हम। रेजोनेंस होता क्या है जनरल, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो रेजोनेंस मेरा होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ conjugated पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी मेरे कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन में क्या होता है मेरा रेजोनेंस। ठीक है, उनका डीलोकलाइजेशन में क्या होगा मेरा रेजोनेंस, मतलब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा रेजोनेंस। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद हमने देखा, हम उसको पढ़ते क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके लिए हम उसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर एक प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि रेजोनेंस जो है वो एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब रेजोनेंस नहीं है, हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक हाइपोथेटिकल चीज है, वो ऐसा कभी होता ही नहीं है, लेकिन हम बस समझने के लिए उस चीज को बनाते हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, जो भी मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं, वो कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एग्जिस्ट करता क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो लिख सकते हैं सीधा कि रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट लिख दो। ठीक है, रेजोनेंस मेरा हाइब्रिड है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हमेशा क्यों बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास कार्बोनेट आयन। ठीक है, क्या होता है कार्बोनेट आयन मेरा CO3 2- मेरे पास ये है। इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनेगा, देखो पहले तो इसका मेन स्ट्रक्चर ही बनाता हूं, रेजोनेटिंग बाद में बनाएंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, CO3 2- दो बार माइनस है तो CO3 2-। ठीक है, चलिए, जब एक्सपेरिमेंट करके चेक करा गया, क्या चेक करा गया, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। तो हमको दिख रहा है कि ये वाली सपोज मैं x बॉन्ड लेंथ मान लेता हूं, x एंगस्ट्रम मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं y एंगस्ट्रम। ठीक है, इसको मान लिया मैंने x एंगस्ट्रम, इसको मान लेता हूं मैं y एंगस्ट्रम। जब एक्सपेरिमेंट करके चेक करा गया
तो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, x इक्वल टू वाई बाई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये डेटा मिला, लेकिन एक्चुअल में तो हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम नहीं बता सकते कि x इक्वल टू वाई होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली बात हम बताएंगे ऑब्जर्वेशन से, खाली देख के तो हम यही बता सकते हैं कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली बात यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है कि एक्सपेरिमेंट तो बोल रहा है कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको देख के कि x नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि एंगल के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले चार्ज के बारे में देख लो। चार्ज एक ऑक्सीजन पे -1 है, इस पे -1 है, इस पे 0 है, लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट क्या देखें कि सारे के सारे ऑक्सीजन पे चार्ज इक्वल है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी इस स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, इस पे न्यूट्रल। देखने में हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा हम चेक करते हैं तो उसमें पता लगता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो तीनों ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो एक ये भी दिक्कत है। और हम तीसरी चीज देख सकते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है, सपोज इसको मान लेता हूं मैं थीटा, इसको मान लेता हूं अल्फा। तो देखने से बाय ऑब्जर्वेशन में क्या बता सकता हूं कि थीटा नॉट इक्वल टू अल्फा, ये चीज होनी चाहिए। देखने से तो मैं ये बताऊंगा ना, क्योंकि देखो ये जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ज्यादा रिपेल करता है। ठीक है, आइडियल केस में क्या होना चाहिए था, आइडियल केस में अगर सिंगल होता तो ये 120 एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये सिग्मा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अल्फा इस थीटा के बराबर नहीं आएगा बाय ऑब्जर्वेशन, लेकिन थीटा इक्वल टू अल्फा आता है बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके जब चेक करते हैं तो थीटा मेरा अल्फा के बराबर आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए हम यूज लेते हैं फिनोमेना रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या बोलता है, देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, और ये भी है, इसमें लोन पेयर्स है। ठीक है, तो देखो मैं कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, इधर ही बनाता हूं। कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखो, या फिर से लिखूं इसको, चलो एक बार फिर से लिखते हैं। ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी हम देखेंगे अलग अलग केस बनते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, कब कौन सा केस बनेगा, कब रेजोनेंस होगा, कब नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और ये वाले इधर आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, या तो इस ऑक्सीजन से या इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जब ये होगा तो मेरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, बताओ, कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, एक बॉन्ड ऊपर चला गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐसे की ऐसे, इसमें हमने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, और ये वाला जो लोन पेयर था ये इधर आके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन सकती है। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, देखो, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, जैसे आप बनाएंगे रेजोनेंस में, वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा। ये वाला वापस इधर आया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से, CO नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, तो इधर O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इस टाइप से मेरी कार्बोनेट आयन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको शो करती हैं कि जो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन था वो डीलोकलाइज है, पूरे में चारों ओर घूम रहा है। देखो पाई बॉन्ड पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी इसी टाइप से चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है
ठीक है, कार्बोनेट आयन था, उसकी ये 3 स्ट्रक्चर में बना सकता हूं। इनको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। देखो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, यहाँ पे हमने हाइब्रिड की बात की है। अब हाइब्रिड कैसे बनता है, हाइब्रिड कुछ नहीं है, हाइब्रिड है इन तीनों स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइब्रिड में बनाता हूं। हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो कार्बन लिखो, ठीक है, बीच वाला कार्बन सब में, ऊपर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इतना काम करो। इसके बाद में देखो क्या मेरा डबल बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड के ऊपर आ रहा है। देखो इसमें डबल बॉन्ड इधर था, इसमें डबल बॉन्ड इधर है, इसमें डबल बॉन्ड इधर है, मतलब तीनों बॉन्ड पे मेरा एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं पूरा डबल बॉन्ड तो शो नहीं कर सकता, मैं इसको बस ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर दूंगा कि मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इस कार्बन में और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना बनेगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर देखो चार्ज देखने का सीधा सी बात है, देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, और चार्ज कितना है -2, मतलब -2 चार्ज डिवाइड हो रहा है 3 ऑक्सीजन में। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के बीच चार्ज कितना बनेगा, -2/3, इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इस पे लगाओ -2/3, इस पे भी -2/3, इस पे भी -2/3। यही बात समझ में है। चलो, तो यहाँ पे मैंने चार्ज डिफाइन कर दिया, पार्शियल पाई बॉन्ड है इसमें, इसके बीच में ये भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं ये जो 2 बातें पहले प्रॉब्लम कर रही थी भाई, एक्सपेरिमेंट कुछ और डेटा आ रहा था, तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, क्या सपोज इसकी बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रम है, इसकी बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रम है, इसकी बॉन्ड लेंथ z एंगस्ट्रम है, तो मैं बोल सकता हूं बड़ा इजीली कि y इक्वल टू x, सॉरी सीधा लिखते हैं कि x एंगस्ट्रम इक्वल टू y एंगस्ट्रम इक्वल टू z एंगस्ट्रम, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड इक्वल है, सारे में सेम पाई कैरेक्टर है, सेम सिग्मा कैरेक्टर। ठीक है, और पहली बात हमने कर ली। अब बात करते हैं थीटा एंगल के बारे में। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड इक्वल है, ये तो होता है कि मान लेते हैं कि ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो बीच का एंगल कितना आता है 120, क्योंकि तीनों के तीनों सेम हैं, सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ भी तीनों के तीनों सिमिलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं। और ये हमने वेक्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि 3 वेक्टर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे हो तो इनमें एंगल बनता है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं जो इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट यूज आता है रेजोनेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं रेजोनेंस का, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है बेंजीन का। ठीक है, इधर लिखते हैं बेंजीन का। ये अभी हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, कार्बोनेट आयन का। अब एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है C6H6। ये तो अभी मैं बता पा रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे किसी को थोड़ी पता होगा, जब बेंजीन कोई आइडेंटिफाई कर रहा होगा तब उसको थोड़ी पता होगा बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है C6H6। ये तब उसको नहीं पता होगा, ये तो हम अभी हमको पता है तो हम इसको लिख दे रहे हैं कि C6H6 होता होगा। ठीक है, तो चलो पता करते हैं बेंजीन बना कैसे होगा। बेंजीन पे जब हाइड्रोजनेशन किया गया
एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हमको क्या मिला, साइक्लोहेक्सेन। ये एक ऐसा कंपाउंड मिला हमको, इसको बोलते हैं हम साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हमको ये प्रोडक्ट मिला बाय हाइड्रोजनेशन। चलिए ठीक है। इसके बाद में हम अगर इसके ऊपर ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ O3 ओजोनोलाइसिस कराते हैं, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं, तीन प्रोडक्ट बनते हैं सेम टाइप के। कौन कौन से? CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, इसको मैं बोलता हूं ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं बोलता हूं ग्लाइऑक्सिल। जब मेरे पास ये दो रिजल्ट आए, ठीक है, जब मेरे पास ये दो रिजल्ट आए, तो इन दो रिजल्ट के बेसिस पे मैं बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं किया है, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेंजीन के स्ट्रक्चर निकल जाते हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा बेंजीन। एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। ये बेंजीन रहा होगा। इन दोनों रिएक्शन के बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि बेंजीन कुछ इस टाइप का रहा होगा। जब इस पे हाइड्रोजनेशन किया गया होगा तो ये बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ पे एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, साइक्लोहेक्सेन मेरा बन गया, ठीक है। जब ओजोनोलाइसिस कराया होगा तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे और मेरे पास तीन प्रोडक्ट, ठीक है, दो के पार्ट में एक प्रोडक्ट, इधर वाला एक प्रोडक्ट, ये मेरे पास बना होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है मेरी, इनको बोलता हूं मैं केकुले, अरे यार, इनको बोलता हूं मैं केकुले स्ट्रक्चर, बोलो केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, बोलता केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेरे केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया, तो इसको बोलते हैं केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और भी अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आए हैं ना, कि उसने जैसे केकुले ने अपना स्ट्रक्चर दिया, इसके बाद में एक और इसका स्ट्रक्चर बड़ा फेमस होता है, लेकिन वो आपके शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें, ठीक है। देखो ये साइकिल तो बनेगा ही बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम देख के, मतलब ये जो बना है मेरा प्रोडक्ट, इसको देख के मैं श्योरिटी से बता सकता हूं कि एक साइकिल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बने होंगे। सेकंड जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना होगा। थर्ड जो स्ट्रक्चर है मेरा वो कुछ, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। थर्ड वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों मेरे होते हैं, इनका नाम है दीवार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे अलग अलग बेंजीन के स्ट्रक्चर डिफाइन हुए होंगे। देखो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, पहला था हमारे पास कार्बोनेट आयन का एग्जांपल, उसके हमने अलग अलग टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। बेंजीन के मेरे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमने जनरल आइडिया लिया है बेंजीन के बारे में, बेंजीन कैसे बना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। रेजोनेंस देखो इसमें, हाँ हम ये भी बता सकते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह रहा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कभी पाई बॉन्ड था, कभी पाई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे कभी पाई बॉन्ड नहीं था, कभी पाई बॉन्ड था। तो जो पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली में कर सकता हूं, ठीक है। इसको बोलता हूं रेजोनेटिंग
हाइब्रिड। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यही मेरा रियल स्ट्रक्चर है, ये मेरा रियल स्ट्रक्चर कभी नहीं है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये जो बेंजीन आप पढ़ रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इस रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। रेजोनेंस हाइब्रिड मेरा क्या होता है? ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये मेरी दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में यूज आ रही है। तो लिखता हूं इधर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड ही मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज, इसको ऐसे बोल दो, रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी, रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअली, एक्चुअल या फिर रियल स्ट्रक्चर लिख लो उसको, रियल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ही मेरा रियल स्ट्रक्चर होता है, बाकी ये सारे के सारे जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर लिख लो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी क्या होती है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके, और जितने भी मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूट करती है रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। ठीक है, तो लिखते हैं ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर यूज इन रेजोनेंस हाइब्रिड। सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में यूज आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, थोड़ा सा बात कर लें। देखो, कोई भी कंपाउंड, ये कंपाउंड छोड़ो, कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं रेजोनेंस हाइब्रिड या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा डिपेंड करेगी कि उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, कितनी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड 4 मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जो मेरी सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी, सबसे ज्यादा मेरी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। रेजोनेंस एनर्जी मेरी क्या होती है? ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी,
से लिखें। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी मेरी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी शॉर्ट में इसको बोलूंगा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी मेरी, समझते हैं। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड किस किस के बीच में, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इन दोनों के बीच का जो मेरा एनर्जी का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो मेरा एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंस एनर्जी। उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, क्या, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी किसकी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड, माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, चाहे वो मोस्ट स्टेबल हो, चाहे लीस्ट स्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे, रेजोनेंस हाइब्रिड से। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा लोएस्ट होती है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे स्टेबल चीज है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर बेंजीन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन के। अभी हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। दो मेरे पास बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इनकी एनर्जी मान लेता हूं मैं कुछ यहां, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल है। ये मेरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी है, बात करेंगे, ठीक है। एक आता है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होता है, इसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, बाय एक्सपेरिमेंट ये चेक किया गया, ठीक है। ये एनर्जी लेवल कौन सा है मेरा, ये वाला, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये एनर्जी लेवल कौन सा है मेरा, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, इसी को मैं क्या बोलता हूं, क्या है डेल्टा ई, रेजोनेंस एनर्जी। इसी को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंस एनर्जी। की दो या फिर दो होना कोई जरूरी नहीं है, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में और मेरे हाइब्रिड के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंस एनर्जी। उसको क्या बोलूंगा, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी हम बोल तो रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी ये है, हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी ये है, हाइब्रिड की एनर्जी इतनी है, ठीक है, और स्ट्रक्चर की एनर्जी इतनी है। अब हम इसको कैलकुलेट करना देखते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ वैल्यूज देखें, चलो कुछ वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को देखते हैं। कैलकुलेशन पहले लगाते हैं हेडिंग, कैलकुलेशन
ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मान लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की हम कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। जब भी इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब भी इसकी रिएक्शन करते हैं किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, सपोज मैं निकल ले लेता हूं या फिर प्लेटिनम, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये किसमें चेंज होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में, इस टाइप से चेंज होगा, ठीक है। ओके, ये चेंज हुआ तो कुछ हीट रिलीज होगी। वो हीट रिलीज कितनी होती है? वो होती है अप्रोक्स 28.6 किलो कैलोरी, ठीक है। एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में मेरे पास इतनी हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक चीज देखें, जो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये मैं कैलकुलेट करता हूं बाय एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं बाय एक्सपेरिमेंट में फाइंड करूंगा। लेकिन जो मेरी एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो बाय कैलकुलेटेड ऑर्डर है, मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा? करके बताता हूं। कैलकुलेटेड, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये मेरी कैलकुलेटेड है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। चलो तो मान लेते हैं मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसमें जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, इसमें मैं अब मेरा सारा का सारा थ्योरेटिकल है। अभी तक मैं जो कर रहा हूँ ये सारा ऑन पेपर है, लैब में जाके मैं कुछ नहीं चेक किया हूं अभी तक, ठीक है। तो जब इसमें मैं NiPT से रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट डाल के, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड टूटेंगे, ऑब्वियसली बात है टूटनी चाहिए। तो ये रिएक्शन ये होगा कुछ इस टाइप से, ये बॉन्ड टूटेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में चेंज होगा। और कितने डबल बॉन्ड टूटे? यहाँ पे टूटा था ओनली एक डबल बॉन्ड, एक ही टूटा था ना यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूटा था, तो इतनी एनर्जी निकली। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड टूटेंगे? तीन डबल बॉन्ड। तो तीन डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी मेरी निकलेगी 3 × 2.8 × 6 किलो कैलोरी, उसकी 3 टाइम्स निकलनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेटेड ऑर्डर है, कैलकुलेटेड, कि इस टाइप से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लैब में जाके मैं चेक इसको नहीं किया हूँ, ठीक है, लैब में जाके इसको चेक में नहीं किया, ठीक है। एक बार मैं आपको डेटा इसका करेक्ट देख के बता देता हूँ। 28.6 ही आता है क्या? बिल्कुल 28.6 ही आता है, और ठीक है इतना ही आता है। तो यहां से इसका वैल्यू कितना बनता है? 85.8 ही आसपास बनता है इसका डेटा, ठीक है, किलो कैलोरी। ये होगी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड लेता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड लेता हूं और इसकी रिएक्शन सेम टाइप से कराता हूं, क्योंकि ये तो मेरा ऑन पेपर था, मैं ऐसे मान रहा था कि ये रिएक्शन ऐसे हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इसको लैब में ले जाके रिएक्शन कराता हूं तो मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां से जो एनर्जी निकलेगी ये निकलती है 46.8 किलो कैलोरी, ठीक है। ये एनर्जी मेरी निकलती है। ये बाय, इसको लिख सकता हूं, ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू आ रही है? बाय लैब एक्सपेरिमेंट। लैब में एक्सपेरिमेंट करके जब देखा गया तो ये हमको मिला बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके जब हम देखेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी। मतलब मेरा, अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा? रेजोनेंस एनर्जी का, तो लगाओ रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू, पहले किसकी एनर्जी लिखते हैं? एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो है ये यही है कैलकुलेटेड वैल्यू,
जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की है, कितनी आ रही है थ्योरेटिकल वाली? 85.8। इसमें से माइनस करना है किसको? एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये लिख लेना कि मतलब एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी वाली? बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से कितनी एनर्जी आ रही थी? -46.8। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अप्रोक्स 36 ठीक है, 36 आएगा किलो कैलोरी। ठीक है, मतलब मेरे पास बेंजीन के केस में डेल्टा ई का वैल्यू कितना आया? ये वाला जो रेजोनेंस एनर्जी था, रेजोनेंस एनर्जी था, मतलब इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, इसका वैल्यू कितना आता है? 36 किलो कैलोरी। ये एक याद रखने वाला डेटा, आप इसको याद रख सकते हैं कि बेंजीन के अंदर मेरी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो होती है +36 किलो कैलोरी। इसको मैं एक ग्राफ से भी शो कर सकता हूँ। ग्राफ से कैसे शो करेंगे? देखो, इसको मिटाते हैं, इसकी जगह दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। देखो, मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस टाइप का एक ग्राफ है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इधर मैं एनर्जी को शो करूंगा, एनर्जी। ठीक है, मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगेन मैं बनाता हूं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों की दोनों सेम है, इनको बोलते हैं केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है मेरे पास। एक मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कम होती है कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये एक एनर्जी लेवल है, सपोज इतना है, एक इसका एनर्जी लेवल है, इतना एनर्जी लेवल है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 36 किलो कैलोरी। आई बात समझ में? मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका एनर्जी कुछ यहाँ पे होगा। जब इसको मैं चेंज करूंगा किसके अंदर? इसको मैं चेंज करूंगा इसके अंदर, तो ये मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए? मतलब एक डबल बॉन्ड को ब्रेक किया हूं, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना वैल्यू चाहिए मुझे? 28.6 किलो कैलोरी। मतलब इसमें और इसमें, सॉरी, इसमें और इसमें ये जो एनर्जी गैप है, ये कितना आना चाहिए? 28.6 किलो कैलोरी। ये आता भी है, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं है, इसलिए जितना एक्सपेक्टेड था, इतना एक्सपेक्टेड था आना चाहिए और उतना ही आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या था? एक बॉन्ड को तोड़ने में 28.6 किलो कैलोरी आना चाहिए, उतना ही यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या था? इसमें क्या था कि इन बॉन्ड को तोड़ने पे कितना आना चाहिए मेरे पास? 85.8 किलो कैलोरी आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 46.8 किलो। ठीक है, तो इस टाइप से मैं कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूं मेरी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। हो गया ये। आगे हम देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। देखो, इसको कुछ कुछ रूल है, इजी रूल है, वो आप ध्यान में रखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। बनाना हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम कुछ रूल्स देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, रूल फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला रूल, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। दूसरा रूल,
दूसरा रूल हम इसमें रख सकते हैं कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मान लेते हैं मेरे पास ए बी सी डी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें चार्ज सपोज 0 है, इसमें एक प्लस है माइनस है, तो ये भी एक न्यूट्रल है, इसमें सपोज +2 है, इसमें -2 है, तो ये भी 0 है। मतलब इस टाइप से चार्ज मेरा हमेशा फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स चार्ज, चार्ज फिक्स रहना चाहिए। थर्ड कंडीशन में देख सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स। सारे जितने भी एटम हैं इनमें कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन कार्बन, इसमें भी कार्बन था, इसमें भी कार्बन, मतलब जितने भी पोजीशन एटम्स के वो हमेशा फिक्स रहेंगे। कभी एटम इधर उधर नहीं होगा, एटम कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। मूव क्या होगा, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। पाई बॉन्ड मेरा लोन पेयर में चेंज हो जाएगा, लोन पेयर मेरा पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। एक ये हो सकता है। और हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, चार्ज उसका फिक्स होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स होना चाहिए, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए। और एक चीज और रख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी एटम फिक्स कर दो इसको, कि हाइब्रिडाइजेशन हर किसी एटम का फिक्स होना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि sp3 हो sp2 हो, रेजोनेंस से पहले और रेजोनेंस के बाद में या ड्यूरिंग रेजोनेंस किसी भी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा फिक्स होना चाहिए। ये मेरी कुछ कंडीशन है रूल फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी कांस्टेंट लिख दो या फिक्स लिख दो, एक ही बात आपको समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट है या फिक्स है, ठीक है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमेशा फिक्स होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक लोन पेयर है, तो दूसरी स्ट्रक्चर में भी एक ही लोन पेयर होना चाहिए। इसमें मान लेते हैं फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी एक फ्री रेडिकल होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं एक में खाली डबल बॉन्ड है, तो दूसरे में भी खाली डबल बॉन्ड होना चाहिए। पोजीशन इधर उधर हो सकती है इनकी, लेकिन नंबर इनका फिक्स होना चाहिए कि एक लोन पेयर तो एक ही लोन पेयर होना चाहिए दूसरे में भी। इसमें एक डबल बॉन्ड तो दूसरे में भी एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, प्लेनर और नॉन प्लेनर का। वैसे आपको मैक्सिमम जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको नॉन प्लेनर ही मिलेगी, प्लेनर का बहुत कम एग्जांपल है। जैसे पहले प्लेनर का देखते हैं, इसका ही देखते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, देखो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सारे के सारे एक प्लेन में है, ध्यान रखना। मतलब ये रिंग ऐसे, तो ये पी ऑर्बिटल ऐसे, एक पी ऑर्बिटल, ठीक है। फिर ये दूसरा, क्योंकि सारे के सारे इसमें पी ऑर्बिटल ऐसे ऊपर की तरफ खड़े हुए, ठीक है। एक पी ऑर्बिटल यहां रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, ठीक है। तो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऐसा है तो ये वाला ऐसा रहेगा, पैरेलल है। ये ऐसे तो ये तीसरा वाला ऐसे रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल है सारे के सारे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो एक प्लेन में आ गई पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेन में है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन प्लेनर का। नॉन प्लेनर का एक फेमस एग्जांपल, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसको देखते ही, आपको लगेगा ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, देखने में आपको लग सकता है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं साइक्लो ओक्टा। 8 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओक्टा ट्राई, इसको बोलते हैं साइक्लो ओक्टा ट्राई। अगर इसका स्ट्रक्चर में बनाना चाहूंगा तो कुछ इस टाइप का बनता है, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। एक टब शेप स्ट्रक्चर है इसका, एक टब जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग कैसे कैसे होगी, देखो इसमें बॉन्डिंग होगी कुछ इस टाइप से। सपोज मेरा एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड इस प्लेन में है, ठीक है। दूसरा किस प्लेन में होगा, ये वाला इस प्लेन में होगा, तो ये वाला इस प्लेन में होगा, ठीक है। अगला वाला इस प्लेन में होगा, इससे अगला वाला इस प्लेन में होगा, ठीक है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, देखने से भी पता चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैं टब शेप स्ट्रक्चर, टब स्ट्रक्चर बोल दो, टब स्ट्रक्चर। ये मुड़ा हुआ ऐसे, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था रेजोनेंस के बारे में। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे, कैसे बनती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के केसेस बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।